नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 3 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे वो ऊपर का ये बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन का कि निम्न में से किसने 2019 में राजस्थान के पोखरण में सुखोई लड़ाकू जेट से स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम क्लास गाइडेड बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? तो ये किया था डीआरडीओ ने। ठीक है, डीआरडीओ ने किया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण में सुखोई लड़ाकू जेट से स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम क्लास गाइडेड बम का सफल परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सुखोई जेट से सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के 2 दिन बाद निर्देशित बम का परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो 2.8 मैक की गति से चलती है, जो ध्वनि से लगभग 3 गुना अधिक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी जीवित जीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनता है? तो ये कौन हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे कार्बन हो जाएगा। देखिए, कार्बन एक बहुमुखी तत्व है जो यह कई अलग अलग रासायनिक यौगिकों में पाया जाता है, जिनमें अंतरिक्ष में पाए जाने वाले यौगिकों भी शामिल होता है इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि कार्बन बहुमुखी है क्योंकि यह सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ने पर यह श्रृंखला शाखित श्रृंखला और वलय भी बना सकता है। कार्बन सबसे बहुमुखी, सबसे अनुकूलनीय और सबसे उपयोगी तत्व होता है। कार्बन जीवन का तत्व होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए क्या कि अक्टूबर 2020 तक गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए कौन हो जाएगा? तो ये प्रमोद सावंत है। ठीक है, प्रमोद सावंत। देखिए, अक्टूबर 2020 तक प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। मार्च 2019 में मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद उन्होंने उनका स्थान लिया है। प्रमोद सावंत जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने 19 मार्च 2019 को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए क्या कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब प्रस्ताव पारित कर घोषणा किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेवा नहीं करनी चाहिए? तो ये क्या था? ये क्या था? जुलाई 1921 ईस्वी में। देखिए, शुक्रवार जुलाई, ठीक है, यहाँ पे इतना भारतीय मानक समय के अनुसार वह तारीख है जब अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें घोषणा किया गया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा नहीं करनी चाहिए। खिलाफत आंदोलन जो है ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के द्वारा ब्रिटिश सरकार को प्रभावित करने और ओटोमन खिलाफत की रक्षा करने के लिए शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और एक धार्मिक अभियान था। उसके बाद जान लीजिए कि इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे प्रमुख नेताओं ने किया था, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय मुसलमानों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह जो महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले असहयोग आंदोलन से निकटता से जुड़ा हुआ था, जिसका उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। यह जो प्रस्ताव है औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष में मुसलमानों और हिंदुओं को एकजुट करने तथा उनके राजनीतिक अधिकारों को लागू करने की व्याप्त रणनीति का हिस्सा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्न में से कौन संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों का कर्तव्य का वर्णन करता है? तो ये कौन हो जाएगा? देखिए, ये होगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग जो है संघ और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के संगठनों के खातों की लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार है। सीएजी यानी कि कैग जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। वह यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि सार्वजनिक धन का उपयोग कुशलतापूर्वक और संसद के द्वारा इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जाए। उसके बाद जान लीजिए कि सीएजी भारत के राष्ट्रपति को लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जो कि उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या है कि विरासत शहर और ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? देखिए, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए, ओरछा एक विरासत शहर है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ओरछा शहर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ओरछा अपने ऐतिहासिक महत्व और वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जिसमें बुंदेला राजवंश के शासनकाल के दौरान निर्मित महल, मंदिर और स्मारक शामिल है। यह शहर जो है बेतवा नदी के तट पर स्थित है और मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या है कि कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका की सामग्री को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो ये हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा। देखिए, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है जो कोशिका की सामग्री को उसके बाहरी वातावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अर्धपरागम्य झिल्ली है जो कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों की गति को नियंत्रित करती है। प्लाज्मा झिल्ली एक फॉस्फोलिपिड द्विपरत से बनी हुई है जिसमें प्रोटीन अंतर्निहित होती है और जो संरचनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं तथा संचार और परिवहन को सुविधाजनक बनाते हैं।
उसके बाद जान लीजिए कि प्लाज्मा झिल्ली के प्रमुख कार्यों में पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादों की सुरक्षा, संचार और परिवहन शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा केरल का पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक खेले जाते हैं? ये हो जाएगा कृष्णनट्टम हो जाएगा, कृष्णनट्टम। तो कृष्णनट्टम केरल का पारंपरिक रंगमंच है जिसमें 8 दिनों में 8 नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। यह नाट्य शैली भगवान कृष्ण के जीवन और कहानियों को समर्पित है, जिसमें उनके जीवन के अलग अलग प्रसंगों को प्रदर्शित किया जाता है। कृष्णनट्टम की रचना 17वीं शताब्दी में कालीकट के जमोरिन मानवेद द्वारा किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि ये नाटक एक अनूठी शैली में प्रस्तुत किए जाते हैं जिसमें नृत्य, नाटक और संगीत का मिश्रण होता है, जो केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यह केरल के पारंपरिक मंदिर थिएटरों में प्रदर्शित किया जाता है और इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिए क्या है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे अधिक ग्रेफाइट भंडार है? तो देखिए कहाँ पर होगा, ये होगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, देखिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे अधिक ग्रेफाइट भंडार है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे अधिक ग्रेफाइट भंडार है। ग्रेफाइट क्रिस्टलीय कार्बन का एक प्राकृतिक रूप है और इसे एक महत्वपूर्ण औद्योगिक खनिज माना जाता है। राज्य में भारत के कुल ग्रेफाइट संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बैटरी, संदेहक और अपवर्तक सहित अलग अलग उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट के उच्च भंडार इसके आर्थिक महत्व और औद्योगिक विकास की क्षमता में योगदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सी झील उत्तर पूर्व भारत के सबसे मीठे पानी की झील है? तो ये कौन सा होगा, देखिए होगा लोकटक झील हो जाएगा। ठीक है, लोकटक झील। देखिए लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। यह झील जो है अपने ऊपर तैरती फुमरियों यानी कि अलग अलग अवस्थाओं में वनस्पति, मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों का विषम द्रव्यमान के लिए फेमस है। यह जो क्षेत्र में जल, विद्युत उत्पादन, सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के लिए जल स्रोत के रूप में कार्य करता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह झील केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान का भी घर है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो लुप्त प्राय संगाई हिरण का अंतिम प्राकृतिक आवास है। लोकटक झील मणिपुर की सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, जो मछली पकड़ने और कृषि के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका का साधन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किस राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल के अधिकार हेतु कानून बनाने की घोषणा किया है? देखिए ये हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल के अधिकार के लिए कानून बनाने की घोषणा किया है। इस पहल का जो उद्देश्य है जल तक पहुंच की गारंटी प्रदान करना है तथा इसे एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में मान्यता देना है। यह कानून यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को दैनिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और सुरक्षित जल उपलब्ध हो। उसके बाद जान लीजिए कि यह कदम राज्य में जल की कमी को दूर करने और जल प्रबंधन में सुधार लाने का एक व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिए क्या कि डैश वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, कौन सा? तो देखिए होगा फोर्ट्रान। फोर्ट्रान। देखिए फोर्ट्रान का जो उपयोग है वैज्ञानिक कार्यक्रमों और गणितीय समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। फोर्ट्रान एक सामान्य प्रयोजन संकलित अनिवार्य प्रोग्रामिंग भाषा है जो विशेष रूप से संख्यात्मक संगणना और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के लिए उपयुक्त है। फोर्ट्रान को वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए वर्ष 1950 में IBM कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था और बाद में यह वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में हावी हो गया था। उसके बाद जान लीजिए कि पिछले 30 वर्षों से फोर्ट्रान का जो उपयोग है पुलों और हवाई जहाज संरचनाओं की डिजाइन जैसी परियोजनाओं के लिए किया जाता रहा है। इसका उपयोग कारखाना, शौचालन, नियंत्रण, तूफान, जल निकासी, डिजाइन और वैज्ञानिक डेटा के विश्लेषण के लिए किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या है कि इसरो के द्वारा GSLV परीक्षण यान के माध्यम से प्रक्षेपित किए गए भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताइए, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायु सेवा की संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये हो जाएगा देखिए GSAT-7 ये हो जाएगा। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि GSLV F11 ने संचार उपग्रह GSAT-7 ये का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह जो उपग्रह है मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना के संचार उद्देश्य जैसे जमीन से हवा में संचार के लिए है। GSAT-7 उपग्रह रक्षा सेवाओं की संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसरो के द्वारा विकसित उन्नत उपग्रह है। GSAT-7 उपग्रह को अगस्त 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि एंग्री बर्ड के नाम से भी जाना जाने वाला यह उपग्रह भारतीय वायुसेना की सामरिक संचार और नेटवर्किंग क्षमताओं को बढ़ावा देगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या है कि विश्व धरोहर स्थल प्रसिद्ध अजंता गुफाएं निम्न में से किस स्थान पर है? तो देखिए हो जाओ औरंगाबाद में। देखिए अजंता की 30 गुफाएं पश्चिम घाट की इंद्रयाद्री पर्वतमाला में औरंगाबाद के उत्तर में स्थित है। ये गुफाएं जो अपनी मंदिर वास्तुकला और अनेक सुंदर ढंग से बनाए गए भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। वाघोरा यानी कि बाघ नदी के ऊपर 76 मीटर ऊंची घोड़े की नाल के आकार की ढलान पर स्थित है। गुफा 4 सबसे बड़ी विहार है और अजंता की सबसे महत्वपूर्ण गुफाओं में से एक है। सुसज्जित मुख्य प्रवेश द्वार 28 स्तंभों वाले एक हॉल की ओर जाता है।
क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहा कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में अंतर्निहित होती है। तो ये हो जाएगा जे थॉमसन हो जाएगा ये। देखिए जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन एक धनात्मक गोले में अंतर्निहित है। इस मॉडल को अक्सर परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल के अनुसार परमाणु इलेक्ट्रॉन से बना होता है जो इलेक्ट्रॉनों के ऋणात्मक आवेशों को संतुलित करने के लिए धनात्मक आवेश को सूप से घिरा होता है जो कि पुडिंग के भीतर आलू खादे के समान होता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह सिद्धांत वर्ष 1904 में प्रस्तावित किया गया था। यह परमाणु की आंतरिक संरचना का वर्णन करने वाले शुरुआती मॉडलों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कहा कि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था। तो देखिए ये कौन हो जाएगा, तो ये भरत हो जाएगा। देखिए कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में भरत शकुंतला के पुत्र थे। कालिदास महानतम संस्कृत कवियों और नाटककारों में से एक है जो नाटकों, महाकाव्यों और गीत काव्यों सहित अपनी संरचनाओं के लिए जाने जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास के सबसे प्रसिद्ध नाटकों में से एक है जो शकुंतला राजा दुष्यंत के प्रति उसके प्रेम और उसके पुत्र भरत की कहानी कहता है। यह जो नाटक है प्राचीन भारतीय साहित्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और इसका जो विश्व भर की कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या किया कि भारी जल इसलिए कहा जाता है क्यों, क्योंकि देखिए इसमें प्रोटियम के स्थान पर हाइड्रोजन के भारी समस्थानिक ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, इसीलिए देखिए इसे भारी जल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम यानी कि हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानिक का उपयोग होता है। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है जो इसे प्रोटियम से भारी बनाता है, जिसमें केवल एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि भारी जल D2O का जो उपयोग है कुछ प्रकार के परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि इसका जो घनत्व है सामान्य जलन के H2O से थोड़ा अधिक है, लेकिन यह 3 गुना अधिक सघन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग परमानेंट प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। तो देखिए ये कौन हो जाएगा, ये होगा चंद्रभागा समुद्र तट हो जाएगा। देखिए चंद्रभागा समुद्र तट ब्लू फ्लैग परमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त को इको लेवल है जो समुद्र तटों, मरीनाओं और टिकाऊ नौकायन पर्यटन संचालकों को प्रदान किया जाता है। यह प्रमाणन प्राप्त करने के लिए समुद्र तटों को कड़े पर्यावरणीय, शैक्षिक, सुरक्षा और सुगमता मानदंडों को पूरा करना होगा। उसके बाद जान लीजिए कि यह प्रमाणन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है जो एक गैर सरकारी संगठन है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कहा कि विश्व बैंक ने ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किए गए द्वितीयक मल्टी ट्रेडिंग को सक्षम करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो देखिए ये हो जाएगा कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ। देखिए विश्व बैंक ने ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किए गए द्वितीयक बॉन्ड व्यापार को सक्षम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल बैंक के साथ समझौता किया है। इस पहल का जो उद्देश्य है बॉन्ड ट्रेडिंग की पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए एक सुरक्षित अपरिवर्तनीय खाता उपलब्ध करा सकता है जिसमें डेटा की अखंडता सुनिश्चित हो सकती है और धोखाधड़ी की संभावना कम हो सकती है। उसके जान लीजिए कि यह सहयोग वित्तीय क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो देखिए ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा CD देशमुख हो जाएगा। देखिए CD देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। उन्होंने 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया। CD देशमुख ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह ब्रिटेन वुड्स समझौते के लिए वार्ता में भी शामिल है जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और विश्व बैंक की स्थापना हुआ था। उसके बाद जान लीजिए कि RBI ने अपने कार्यकाल के बाद CD देशमुख 1950 से 1956 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य रहे थे। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका विकसित किया है। तो देखिए ये कौन हो जाएगा, ये होगा GSK। ठीक है GSK हो जाएगा। देखिए GSK मतलब क्या था, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका विकसित किया है। RTS ठीक है RTS के नाम से जाना जाने वाला यह टीका जो है पहला और अब तक का एकमात्र टीका है जिसने यह प्रदर्शित किया है कि बच्चों में मलेरिया को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकता है। उसके बाद जान लीजिए कि मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो परजीवियों के कारण होता है और संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से लोगों में फैलती है। इस टीके का जो विकास है वैश्विक स्वास्थ्य विशेषकर मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कहा कि ऑपरेशन विजय निम्न में से किस युद्ध से संबंधित है। तो देखिए ये हो जाएगा कारगिल युद्ध 1999। देखिए ऑपरेशन विजय 1999 के कारगिल युद्ध से जुड़ा हुआ है। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में तथा नियंत्रण रेखा यानी कि LOC यानी कि LOC ठीक है लाइन ऑफ कंट्रोल पर लड़ा गया। यह घटना मई और जुलाई 1999 के बीच घटित हुआ था। इस ऑपरेशन का जो उद्देश्य कारगिल सेक्टर से पाकिस्तानी सेना की घुसपैठियों को खदेड़ना था। उसके बाद जान लीजिए कि भारतीय सेना ने ऊंची चौकियों पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया जिससे निर्णायक विजय प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कहा कि साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसने जीता था।
तो देखिए ये जीता था किसने, तो राणा दास गुप्ता ने। देखिए राणा दास गुप्ता ने साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 जीता। यह पुरस्कार उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को मान्यता देता है और इसका जो नाम है प्रसिद्ध भारतीय कवियों और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। राणा दास गुप्ता एक प्रसिद्ध लेखक है जो वैश्वीकरण, सांस्कृतिक पहचान और मानवीय स्थिति जैसे विषयों पर अपनी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। यह जो पुरस्कार है सांस्कृतिक समझ और प्रशंसा को बढ़ावा देने में साहित्य के महत्व को प्रकाश डालता है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कहा कि उस राज्य का सरकार का नाम बताइए जिसे मई 2019 में अपने क्षेत्र में ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की घोषणा किया है। तो ये देखिए हो जाएगा राजस्थान राज्य हो जाएगा। देखिए राजस्थान ने मई 2019 में अपने क्षेत्र में ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है। यह कदम ई सिगरेट के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए राज्य के प्रयासों का हिस्सा था जो विशेष रूप से युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। यह प्रतिबंध ई सिगरेट से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए लागू किया गया था, जिसमें लत लगने का संभावित जोखिम और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी शामिल था। उसके बाद जान लीजिए कि राजस्थान का यह निर्णय स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों के कारण ई सिगरेट को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने की बढ़ती वैश्विक और राष्ट्रीय प्रवृत्ति के अनुरूप था। ये क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या है देखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत की सबसे लंबी यानी कि 300 मीटर सिंगल लैंड स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे यानी कि 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। यह पुल एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास है जिसका उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क और परिवहन में सुधार करना है। यह पुल दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच को बेहतर बनाना तथा लोगों और सामानों की बेहतर आवाजाही की सुविधा प्रदान करना है। इसमें अरुणाचल प्रदेश में व्यापार और पर्यटन में सुधार के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किस देश में वर्तमान में सर्वाधिक संख्या में क्रियाशील परमाणु रिएक्टर हैं। तो देखिए ये कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व में सबसे ज्यादा संख्या में क्रियाशील परमाणु रिएक्टर है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका देश के अलग अलग स्थानों पर 93 परमाणु रिएक्टर संचालित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का परमाणु ऊर्जा विकास का एक लंबा इतिहास रहा है और उसने नागरिक तथा सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण निवेश किया है। यह रिएक्टर देश के बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है तथा ऊर्जा का एक विश्वसनीय और कम कार्बन स्रोत प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कहा कि 1866 में भारतीय प्रश्न पर चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था। तो देखिए ये किसने किया था, ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। देखिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। इस एसोसिएशन की स्थापना भारतीय प्रश्न पर चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए किया गया था। दादा भाई नौरोजी को अक्सर भारत के महानतम व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है और वे एक प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेता और समाज सुधारक थे। उसके बाद जान लीजिए कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने भारतीय हितों की वकालत करने और ब्रिटिश शासन के तहत भारत की स्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कहा कि दिसंबर 2020 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द डिकेड पुरस्कार किसने जीता था। तो देखिए ये जीता था विराट कोहली ने। देखिए दिसंबर 2020 में आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द डिकेड पुरस्कार की शुरुआत किया। इस पुरस्कार का उद्देश्य 2011 से 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को सम्मानित करना है। इसने एक दशक के दौरान एक क्रिकेटर की उल्लेखनीय उपलब्धियों और योगदान को मान्यता दिया है। उसके बाद जान लीजिए कि भारतीय क्रिकेट आइकन विराट कोहली इस उद्घाटन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता रहे। सभी प्रारूपों में कोहली के असाधारण बल्लेबाजी रिकॉर्ड पर प्रकाश डाला गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में उनके नेतृत्व को भी स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखा है। तो देखिए ये किसने लिखा था, ये लिखा था गैलीलियो गैलीली ने। देखिए गैलीलियो गैलीली ने 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक लिखा था। गैलीलियो एक इतालवी बहुश्रुत थे जिन्होंने भौतिकी, खगोल विज्ञान और वैज्ञानिक दर्शन सहित अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। द लिटिल बैलेंस हाइड्रोस्टैटिक्स पर एक ग्रंथ है जिसमें संतुलन और भार के सिद्धांतों तथा वस्तुओं के विशिष्ट गुरुत्व को निर्धारित करने की विधि पर चर्चा किया गया है। उसके बाद जान लीजिए कि गैलीलियो के कार्यों ने भविष्य के वैज्ञानिक अन्वेषण की नींव रखी और इसे वैज्ञानिक क्रांति में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों के प्रतिवर्ष कितनी राशि प्रदान किया जाएगा। तो देखिए हो जाएगा 6,000 रुपया। देखिए प्रत्येक किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये मिलते हैं और जो 4 महीनों में 2,000 रुपये के 3 बराबर किस्तों में प्रतिवर्ष हस्तांतरित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जरूरतमंद किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम सम्मान किसान निधि योजना शुरू किया गया है। इससे पहले आय सहायता केवल 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि वाले किसानों परिवारों को दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कि किस भारतीय मुक्केबाजी
में भारत का एकमात्र 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस बनकर इतिहास रच दिया था। तो देखिए ये कौन होगा, ये होगा मैरी कॉम। देखिए मेरी कॉम ने भारत की एकमात्र 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने यह उपलब्धि IIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हासिल किया है। मेरी कॉम, जिन्हें मैग्निफिसेंट मेरी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय मुक्केबाजी में एक प्रमुख शख्सियत रही है और कई एथलीटों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। उन्हें पद्म भूषण, पद्म श्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सहित कई पुरस्कार भी मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे कि वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस 3 प्रक्रियाओं में उपयोग की जाती है, दहन, सेप्सन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में? तो देखिए ये हो जाएगा ऑक्सीजन। देखिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग 3 प्रक्रियाओं में होता है, अर्थात श्वसन में, दहन में और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में। ऑक्सीजन श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ऊर्जा पैदा करने वाले रसायन है जो अधिकांश जीवित चीजों के चयापचय को संचालित करता है। हम मनुष्यों को अन्य कई प्राणियों की तरह जीवित रहने के लिए सांस के रूप में मिलने वाली ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पौधों और कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या कि समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में भारत का एक पहला समाचार पत्र था, के संस्थापक कौन था? तो देखिए ये हो जाएगा JK हिक्की था। ठीक है, देखिए JK हिक्की बंगाल गजट अखबार के संस्थापक थे जो भारत का पहला समाचार पत्र था। बंगाल गजट की शुरुआत 1780 में हुआ था। इस समाचार पत्र को हिक्की बंगाल गजट या फिर कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और भारतीय पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा हो जाएगा? तो देखिए होगा रेडक्लिफ रेखा। देखिए रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित रेखा है जो 1947 में भारत के विभाजन के दौरान स्थापित किया गया था। इसका नाम इसके वास्तुकार सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था, जो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए सीमा आयोगों के अध्यक्ष थे। यह रेखा क्षेत्र में धार्मिक समुदायों, मुख्यतः हिंदू और मुस्लिम के वितरण के आधार पर खींचा गया था। उसके बाद जान लीजिए रेडक्लिफ रेखा ने पंजाब और बंगाल के ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को 2 नए देशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। स्थापना के बाद से यह दोनों देशों के बीच कई संघर्षों और विवादों का केंद्र बिंदु रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? तो देखिए ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा ये। देखिए बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों का एक प्रमुख नेता था। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त के प्रति उनके कट्टरपंथी दृष्टिकोण के कारण उन्हें चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था। तिलक का प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। वह स्वराज या स्वशासन के पहले और सबसे महत्वपूर्ण समर्थकों में से एक था। उनके प्रयासों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अधिक आक्रामक और मुखर रूप की नींव रखा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे क्या कि नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों का राष्ट्र संघ यही हो जाएगा। देखिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम, ठीक है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का एक व्यापार संघ है। नेस्कॉम की स्थापना 1988 में शुरू हुआ था और यह एक गैर लाभकारी संगठन है। यह एसोसिएशन नीतिगत वकालत में शामिल है और भारत में IT BPM उद्योगों के लिए अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने में मदद करता है। नेस्कॉम के सदस्यों में 2800 से अधिक कंपनियां शामिल हैं, जिनमें भारत में उपस्थित रखने वाली भारतीय और बहादुर और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी शामिल है। यह संगठन जो है IT और BPO सेवाओं के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने में सहायक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे क्या कि निम्न में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा निहित है? तो होगा आर्टिकल 14, ठीक है, अनुच्छेद 14 में बताया गया है ये। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के राज्य क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की अवधारणा को प्रतिस्थापित करता है। यह एक मौलिक अधिकार है जो यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ मनमाने आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह लेख भारतीय न्याय व्यवस्था की आधारशिला है जो राज्य की न्यायपूर्ण कानूनों और कायदों को चुनौती देने के लिए आधार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 मौलिक अधिकारों के व्यापक ढांचे का हिस्सा है जो भारत के सभी नागरिकों को गारंटीकृत करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे क्या कि निम्न में से किसे 2019 में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन को फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये कौन हो जाएगा, ये होगा शैलेश तिनाइकर हो जाएगा। शैलेश तिनाइकर को 2019 में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया था। उन्होंने रखांडा के लेफ्टिनेंट जनरल फ्रैंक मुसोयो कामजी का स्थान लिया। शैलेश तिनाइकर का सैन्य कैरियर उत्कृष्ट रहा है और उन्होंने भारतीय सेना में अलग अलग पदों पर कार्य किया है। उनकी नियुक्ति वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा अनाधिकृत व्यक्तियों को आकस्मिक या फिर जानबूझकर प्रकृति कारण या फिर अनाधिकृत संशोधन या विनाश के खिलाफ डेटा की सुरक्षा को संदर्भित करता है? तो देखिए ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा डेटा सुरक्षा हो जाएगा। देखिए डेटा सुरक्षा से तात्पर्य डेटा को अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष आकस्मिक या फिर जानबूझकर प्रकट किए जाने या फिर अनाधिकृत संशोधन या विनाश से बचाने से है। इसमें डेटा की अखंडता और गोपनीयता की रक्षा के लिए इंस्क्रिप्शन, एक्सेस नियंत्रण और सुरक्षित भंडार जैसे उपायों को लागू करना शामिल है।
कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के साथ विश्वास और अनुपालन बनाए रखने के लिए डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। उसके बाद जान लीजिए कि डेटा सुरक्षा सूचना सुरक्षा का एक मूलभूत पहलू है जिसका उद्देश्य संवेदनशील जानकारी को उल्लंघनों और साइबर खतरों से बचाना है। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे क्या कि निम्न में से पश्चिमी तट पर स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो देखिए ये हो जाएगा मालाबार क्षेत्र हो जाएगा। देखिए मालाबार क्षेत्र भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह क्षेत्र अपनी अनूठी भौगोलिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है जिसमें अरब सागर के साथ लंबी तट रेखा शामिल है। मालाबार क्षेत्र में भारतीय राज्यों केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्से शामिल है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मसाला व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी वजह जान लीजिए कि मालाबार तट की हरी भरी हरियाली और बैक वाटर्स जिसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाते हैं। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट के क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।